अब हम पढ़ेंगे हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो हाइगन्स ने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइगन्स जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हाइगन्स का सिद्धांत हम कहते थे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि और एक चीज़ हमने आपको बताई है कि जो प्रकाश की कई घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इन घटनाओं का जो व्याख्या है प्रकाश को कण के रूप में मान करके किया गया, जो कि न्यूटन के कण का सिद्धांत में किया गया था। जबकि अन्य चीज़ों की व्याख्या जैसे कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का, ठीक है, और अन्य जो है घटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या हम हाइगन्स के सिद्धांत के द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी जब वहाँ पे हम प्रकाश को क्या मानेंगे, तरंग के रूप में मानेंगे। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? तो समझिए यहाँ पे द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमने एक ले लिया है प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, समझना है यहाँ पे ध्यान से, ये प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से तरंगे जो हैं वो निकलेंगी, और तरंगे जो निकलती हैं वास्तव में वो चारों दिशाओं में निकलती हैं। समझना ध्यान से, वो चारों दिशाओं में ऐसे निकलेंगी। समझना अच्छे से आप लोग, ये तरंगे जो निकलेंगी वो चारों दिशाओं में ऐसे निकलेंगी। ठीक, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे निकलेंगी कि नहीं, बताओ, निकलेंगी ना। और हमें मालूम है कि ये जो वास्तव में प्रकाश तरंगे होती हैं ये कंपन करती हुई चलती हैं, ऐसे ऐसे तरंग के रूप में कंपन करते हुए चलती हैं। बात क्लियर कि नहीं? और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तरंग जो है इस तरीके से ऐसे 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 करके चलती है, ऐसे चलती है ना। ठीक, और एक चीज़ समझिए कि हमने आपको बताया था कि कोई तरंग अगर यहाँ पे है, एक तरंग यहाँ पे है, एक तरंग यहाँ पे है, और एक तरंग यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे, और एक तरंग यहाँ पे ले लिए। ठीक, बात सुनना। तो ये जो तरंग है जब बढ़ रही होगी तो ये कई बिंदु हमने लिए, 1 2 3 4 5 बिंदु ले लिए। अब इन बिंदुओं में समझिए क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि तरंग जो है उसकी स्थिति कहाँ है, तो आप बताओगे कि तरंग जो है सबसे निम्नतम बिंदु पर है। कहाँ पे है? सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थिति है इसकी। यहाँ पे देखोगे तो तरंग की स्थिति कहाँ है? उच्चतम बिंदु पर है। यहाँ पे देखोगे तरंग क्या है? मध्य बिंदु पे, यहाँ भी मध्य बिंदु पे है। तो स्थिति तो तुम बता सकते हो, कोई तरंग की कण जो है किस बिंदु पे कहाँ पे उसकी स्थिति है वो बता सकते हो कि नहीं? तो यहाँ निम्नतम बिंदु पर है, यहाँ उच्चतम बिंदु पर। अगर हम कहें यहाँ पे जो निम्नतम बिंदु है ये बताइए कि ये इसकी दिशा क्या है इस समय, तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यानी इस क्षण जो तरंग है उसकी स्थिति तो सबसे निम्नतम बिंदु पर है, और वो जा कहाँ रही है, तो ऊपर की ओर जा रही है। क्या ये कह सकते हैं? अगर हम दिशा मान लें तो ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जो तरंग है वो कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। यानी यहाँ पे स्थिति और दिशा आप दोनों बता दी। स्थिति कैसी है? निम्न है, और जा कहाँ रही है? तो उत्तर की ओर जा रही है। स्थिति और दिशा अगर किसी तरंग की या किसी बिंदु की या किसी कण की, किसी भी चीज़ की अगर आप स्थिति और दिशा, स्थिति डायरेक्शन और उसकी स्टैटिक कहाँ पे स्थित है वो ये बता रहे हो, तो इसी बात को हम उसका क्या कहते हैं? कला। इसी बात को हम क्या कहते हैं? कला। यानी किसी चीज़ की अगर आप किसी भी चीज़ की कला आप बता रहे हो तो मतलब क्या बता रहे हो? स्थिति और दिशा बता रहे हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कला का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसकी स्थिति और दिशा तो आप जान ही चुके हो। यहाँ पे बात करेंगे तो स्थिति कहाँ पे है? उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, स्थिति कहाँ पे है? उच्चतम बिंदु पर। दिशा कहाँ है? तो दिशा इधर को होगी, यानी दिशा किधर को होगी? पूरब की ओर। यहाँ पे बात करोगे तो फिर निम्नतम बिंदु पे आ गया, दिशा कहाँ होगी? फिर पूरब की ओर होगी। भाई इधर ही को तो बढ़ रहा है ना। दिशा बताने के लिए हम उसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो स्थिति कहाँ है? मध्य बिंदु पर, या उच्चतम या निम्नतम बिंदु के बीच जो बिंदु आएगा वही तो मध्य बिंदु होगा। तो स्थिति तो मध्य बिंदु पर, लेकिन दिशा कैसी होगी? तो ऐसी। तो ये दिशा कौन होगी बताओ? तो ये दिशा जो होगी ये दिशा होगी, ये वाली, ये होगी ना। तो इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? तो यहाँ दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक, बात समझना। तो हम किसी तरंग की अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए कोई तरंग ऐसे जा रही है और इस क्षण बताइए इस तरंग की कंपन की कला क्या है, क्या कह दे? कंपन की कला। तो क्या बताओगे आप? उसकी स्थिति बताओगे और दिशा बताओगे। ठीक, अगर फेस पूछेगा तो क्या बताओगे? स्थिति और दिशा बताओगे। एक चीज़ और समझिए कि बच्चे की यहाँ पे जब ये तरंग बढ़ रही है तो कंपन की कला हर समय बदल रही है, हर समय बदल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो तरंग स्रोत है, ये जो तरंग स्रोत आपने बनाया है, इस तरंग स्रोत से बहुत सारी तरंगें ऐसे 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 निकल रही हैं। ठीक है, अब इन सभी तरंगों में जो स्थित कण होंगे उनके कंपन की कला बिल्कुल अलग अलग होगी। भाई कंपन की कला बिल्कुल भिन्न भिन्न होगी। लेकिन कोई एक ऐसा पृष्ठ आप खींच लो,
कोई एक ऐसा पृष्ठ इन तरंगों पे खींच दिया जाए जिस पृष्ठ पर कंपन की कला समान हो, जिस पृष्ठ पर कंपन की कला समान हो, उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। ठीक, तो इस चित्र को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। देखो, ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया। यहाँ पे देखो, ये तरंग स्रोत है और ये तरंगे इससे निकली, ये पहली तरंग और एक ये दूसरी तरंग हम लेते हैं, यहाँ से इसी से निकली है। ठीक, यहाँ पे बना दी। ठीक, समझना ध्यान से। तो दो तरंगे हमने ली और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसे ऐसे करके ऐसे एक तरंगार खींच दिया यहाँ से। देखो इधर ऐसे ऐसे एक पृष्ठ खींच दिया, ये पृष्ठ खींच दिया। तो यहाँ पे देखोगे क्या, इस तरंग का यहाँ पे ये जो तरंग पहले चल रही है, इस तरंग का इस बिंदु पे अगर हम देखेंगे तो किस स्थिति में उसका स्थिति अगर देखा जाए तो उच्चतम बिंदु पर है, और यहाँ पे भी उच्चतम बिंदु पर होगा। बताओ है कि नहीं? ऐसे एक और तरंग आप खींच दो, वहाँ पे भी उसका उच्चतम बिंदु होगा। तो एक ये जो पृष्ठ हमने खींचा है, इस पृष्ठ पर जितने भी कण हैं तरंग के, वो सभी कैसे हैं? उच्चतम बिंदु पर हैं। और सभी की दिशा कैसी होगी? तो ये पूर्व की ओर होगी। बात समझना। तो ये जो आपको दिख रहा है पृष्ठ, इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? तरंगार्ग कहेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो तरंगार्ग क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसमें तरंग के सभी कण जो होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये तो तरंगार्ग हो गया। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो यही बताया गया था तरंगार्ग के बारे में। तो हाइगन्स की द्वितीयक सिद्धांत में तरंग का जो हाइगन्स का द्वितीयक सिद्धांत है, उसमें हाइगन्स ने सबसे पहली बात जो बताई थी वो तरंगार्ग के बारे में बताई थी। तो देखो क्या बताया इन्होंने पहली बात। तो ये देखो पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं। तो पहली बात जो हाइगन्स ने बताई वो क्या बताया? जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर फैलती हैं, स्रोत के चारों ओर समान रूप से फैलने लगती हैं। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? तथा ये तरंगे कंपन करती हैं। ये तरंगे जिस पृष्ठ पर कंपन की समान कला में हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है, उसे तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, ये तरंगे कंपन की जिस पृष्ठ पर कंपन की समान कला में हो उसे क्या कहेंगे? तरंगार्ग कहेंगे। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु है तो उत्पन्न तरंगार्ग कैसा होगा? गोली होगा। यदि प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुदार है, तो उत्पन्न तरंगार्ग कैसा होगा? गोली होगा। यदि स्रोत बहुत अधिक दूरी पर होगा अगर स्रोत, तो जो तरंगार्ग बनेगा वो कैसा बनेगा? समतल तरंगार्ग। तो आओ इसको चित्र के द्वारा समझते हैं फिर इस पॉइंट को। ठीक है, हाँ। तो देखो ये हमने क्या बनाया, ये जो है बिंदु स्रोत है। ठीक है, और ये तरंगे निकल रही हैं इसके चारों तरफ, समझना ध्यान से। और ये आपका तरंगार्ग बन गया। बात समझना। अरे भाई, जो ये बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत की सहायता से जो तरंगे उत्पन्न होंगी, हो रही हैं, ठीक है, तो इस पे जो ये पृष्ठ हमने खींच दिया है, तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं ऐसे। तो ये तरंगार्ग बन गया कि नहीं? और ये सभी इस तरंगार्ग के जो ये पॉइंट हमने लिए हैं इनका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट हो गया। तो ये पांचों बिंदु जो आप देख रहे हो ये तरंगों के बिंदु हैं। ये किसके बिंदु हैं? और ये इन बिंदुओं पे जो तरंगे हैं वो कंपन की समान कला में। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? तरंगार्ग कहेंगे। और कौन सा तरंगार्ग है ये? गोली तरंगार्ग। ये कौन सा है? क्यों गोली तरंगार्ग? क्योंकि ये जो आपका प्रकाश स्रोत है वो कैसा है? बिंदुदार है। तो बिंदुदार प्रकाश स्रोत के कारण जो तरंगार्ग बनता है वो कैसा बनता है? गोली तरंगार्ग, यानी स्फेरिकल। ठीक है, वेव फ्रंट। ठीक है, अब समझना, अब आप ध्यान समझना। अब होगा क्या बच्चे कि जैसे जैसे ये जो हमने तरंगार्ग ये हमने लिया है, ठीक है, अब ये जो आपके बिंदु दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं ये सभी कंपन की समान कला में हैं। ठीक, अब इन्होंने हाइगन्स ने क्या बताया कि जो ये सारे बिंदु हैं ये बिंदु भी एक तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने
लगेंगे। ये बिंदु भी जो है बेटा, ये भी एक तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसने बताया? हाइगन्स ने। पहले समझना, पहले ये प्राथमिक तरंग स्रोत था, तो इससे तरंगें निकली। अब जब तरंगें निकलेंगी तो हमने एक पृष्ठ खींच दिया, गोली पृष्ठ। इस गोली पृष्ठ पर जो जितने भी तरंगों के बिंदु हैं वे कंपन की समान कला में थे। इसी कारण इसको हमने क्या कह दिया? तरंगार्ग कह दिया। और कौन सा तरंगार्ग कह दिया? गोली तरंगार्ग। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब गोली तरंगार्ग पे जितने भी बिंदु हैं, गोली तरंगार्ग पर जितने भी बिंदु हैं, ये बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। क्या बताया उन्होंने? ये जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये सब किसकी तरह व्यवहार करेंगे? तरंग स्रोत की तरह। मतलब ये भी तरंगे उत्पन्न करेंगे अब। ठीक है? कैसे उत्पन्न करेंगे? तो देखो, तो जो तरंगे उत्पन्न करेंगे तो वो चारों दिशाओं में उत्पन्न करेंगे। तो देखो इधर ऐसे चारों दिशाओं में तरंग ये भी उत्पन्न करने लग गया, ये भी चारों दिशाओं में तरंग उत्पन्न करने लग गया ऐसे। ठीक है? ऐसे ये भी तरंग चारों दिशाओं में उत्पन्न करने लग गया। ठीक? और ये भी बात समझना ध्यान से इधर। यानी कि जितने भी बिंदु हमने लिए थे, ये सब क्या करेंगे? तो ये भी तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लग गए। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई ना? तो जब ये भी तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो इससे भी तरंगें निकलेंगी कि नहीं? और जो ये तरंगें निकल रही हैं, इन्हीं तरंगों को उन्होंने बताया कि ये तरंगें जो निकल रही हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या बताया कि एक बिंदु स्रोत है, उसके चारों तरफ तरंगें निकलती हैं और वो समान वेग से चल रही हैं। ठीक? अब इन तरंगों पर एक हमने ऐसा पृष्ठ खींच दिया जिस पृष्ठ पर जितने कण थे तरंगों के, वो कंपन की समान कला में थे। मतलब उनकी स्थिति और दिशा सबकी समान थी। ठीक? अब जो ये बिंदु हमने लिए हैं जो कंपन की समान कला में थे, यही बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दोबारा ये भी तरंग स्रोत की तरह व्यवहार। अब जो तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? तरंगें उत्पन्न होंगी उससे। तो इन बिंदुओं से भी तरंगों चारों दिशा में फैलने लगती हैं। अब ये जो दोबारा, चूंकि ये प्राथमिक तरंगें थी ये, और ये चूंकि बाद में फैल रही हैं, तो इसलिए ये दोबारा तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। इन तरंगों को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिका। ठीक है? और ये तरंगें देखो बेटा फिर होंगी क्या? ये आगे की ओर बढ़ेंगी। देखो आगे की ओर भी बढ़ रही हैं और पीछे की ओर भी बढ़ रही हैं। आगे की ओर भी बढ़ रही हैं, पीछे की ओर भी बढ़ रही हैं। तो आगे की ओर जो बढ़ेंगी तो इसको ऐसे हम वृत्त के द्वारा ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे। ठीक? ऐसे मिलाएंगे। और जो पीछे की ओर बढ़ेंगी उनको भी मिलाएंगे, लेकिन उनको डॉटेज मिलाएंगे। बात समझना, जो तरंगे आगे की ओर बढ़ रही हैं उनको ऐसे वृत्त से बनाएंगे, और जो पीछे की ओर तरंगें बन रही हैं उनको हम डॉटेज वृत्त से बनाएंगे। ठीक? ऐसे देखो आगे की ओर बढ़ रही हैं, इनको ऐसे बनाया, और जो पीछे उनको ऐसे बनाया, और जो पीछे की ओर बढ़ेंगी उनको डॉटेज। आगे की ओर जो बढ़ा उसको ऐसे सीधी वृत्त से, और जो पीछे की ओर उनको डॉटेज। आगे की ओर जो बढ़ेंगी ऐसे, पीछे वाली डॉटेज। ठीक है? अब पीछे वाली डॉटेज क्यों बनाते हैं, ये भी एक तो प्रश्न बनेगा। हाइगन्स ने ये माना कि तरंगें जो होती हैं वो आगे की ओर बढ़ती हैं। तरंगें जो होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं। बात समझना, तो उन्होंने आगे वाली तरंगों को ही महत्वपूर्ण समझा। यानी उन्होंने ये माना कि जो आगे वाली तरंगें हैं वही महत्वपूर्ण हैं और पीछे वाली तरंगें महत्वपूर्ण नहीं। बात समझना बच्चों। ठीक है? तो अब देखिए बेटा कि क्या हुआ कि जो ये आगे तरंगें बढ़ रही हैं, अगर इनके इस पॉइंट को मिलाया जाए, ये पॉइंट को, इन पॉइंटों को मिलाया जाए ऐसे। ठीक है? इन पॉइंटों को अगर मिलाएं तो एक और नया आपको वेव फ्रंट प्राप्त हो जाएगा। इन पॉइंटों को अगर मिलाया जाए ऐसे स्पर्श रेखा से करके, ऐसे अगर मिलाया जाए तो एक और आपको ये वाला दूसरा जो है वेव फ्रंट प्राप्त होगा। यानी दूसरा तरंगार्ग प्राप्त होगा। पहला तरंगार्ग आपको कहाँ मिला था? ये वाला, ये पहला तरंगार्ग था। ठीक है? इसका नाम हम दे देंगे ए और बी। ये पहला तरंगार्ग था बच्चों, समझना ध्यान से, ये पहला तरंगार्ग था। अब तरंगार्ग पर हमें मालूम है, क्या मालूम है कि तरंगार्ग पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं। ठीक? इतनी बात तो क्लियर। फिर क्या बताया हाइगन्स ने बताया कि तरंगार्ग पे जितने भी कण हैं वो कण किसकी तरह कार्य करेंगे? प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। अब प्रकाश स्रोत की तरह अगर वो कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो चारों तरफ तरंगें फिर निकलेंगी। अब चारों तरफ तरंगें निकलती हुई ऐसे दिखने गई। फिर हमने क्या किया? इन तरंगों को
मिला दिया, ऐसे कि आगे की ओर बढ़ रही है, ऐसे कि आगे की ओर बढ़ रही है, और पीछे वाले को डॉटेड से मिला दिया। ठीक, इसके बाद क्या किया, जो आगे की ओर तरंगें बढ़ रही हैं उनके इस पॉइंट को, मध्य बिंदु को स्पर्श करते हुए एक ऐसी रेखा खींच दी। और जो ऐसे रेखा खींच दी तो हमको एक और तरंगार्घ प्राप्त हो गया, और इस तरंगार्घ को हम द्वितीयक तरंगार्घ कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक। और इसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम पहले वाले तरंगार्घ का नाम था ए बी, और दूसरे वाले तरंगार्घ का नाम हमने रख दिया ए डैश और बी डैश। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि नहीं? अगर इनके पीछे वाले, समझना, जो पीछे दिख रहा है डॉटेज, इनको भी अगर मिलाया जाए तो पीछे भी एक तरंगार्घ बनेगा। ऐसे इसको भी अगर मिलाया जाए, देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंटों को अगर मिलाया जाए तो पीछे भी एक तरंगार्घ आपको प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं? और ये तरंगार्घ जो है इस तरीके का होगा, ये पीछे की ओर तरंगार्घ आपको प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक तरंगार्घ आगे को प्राप्त हो गया, जो आगे बढ़ रहा है, एक तरंगार्घ पीछे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमें महत्व तो किसका रखना है? आगे वाले का। इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, तो द्वितीयक तरंगार्घ भी, द्वितीयक तरंगिकाएं भी आप समझ चुके हो। अब फिर देखो, फिर जो ये पॉइंट आपको मिला ये वाला, अब ये जो पॉइंट होंगे ये भी तो कंपन की समान कला में होंगे कि नहीं भाई? चूंकि ये तरंगार्घ है तो तरंगार्घ पे जितने भी बिंदु होते हैं सब कंपन की समान कला में होते हैं। बात समझते रहना। अब जब ये भी कंपन की समान कला में है तब फिर ये प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। अब फिर ये चारों तरफ तरंगिकाएं उत्पन्न करेंगे, फिर अगला तरंगार्घ मिलेगा, फिर ऐसे करके फिर अगला तरंगार्घ मिलेगा, फिर अगला तरंगार्घ मिलेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा तरंगार्घ। ऐसे ही तरंगें आगे बढ़ती चली जाएंगी। और जब इस प्रकाश स्रोत से तरंगार्घ बहुत आगे बढ़ जाएगा तो ये जो आपको गोली तरंगार्घ दिख रहा है, तो बहुत दूरी बढ़ जाने पर ये आपका जो तरंगार्घ है बच्चे, ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। यानी ये आपका जो मेन तरंगार्घ था ए बी, वो ऐसे हो जाएगा सीधा। ये जो 5 पॉइंट आपको दिख रहे थे 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 वाले, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है? और फिर क्या बनाओगे? इसके चारों तरफ ऐसे तरंगिकाएं से निकलती हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से तरंगाएं निकलती हैं। तो जो आगे बढ़ रहा है उस वृत्त को आप कैसा बनाओगे? तो उस वृत्त को आप एकदम सीधा ही बनाओगे। ठीक है? अब पीछे वाला जो वृत्त बनेगा उसको कैसा बनाओगे? तो डॉटेज बनाओगे। जो पीछे वाला वृत्त बनेगा उसको डॉटेज बनाओगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, ऐसे डॉटेज बनाओगे। और जब इन बिंदुओं को फिर से मिलाओगे तो एक तरंगार्घ और मिलेगा। ठीक है, ये यही वाला तरंगार्घ आगे बढ़ रहा है, बता रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसको जब मिलाओगे तो ये एक समतल तरंगार्घ आपको मिल जाएगा। इन बिंदुओं को मिला दिया, इधर वाला मिलाओगे तो डॉटेज मिलाओगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो हो गया समतल तरंगार्घ इस तरीके का आगे बढ़ेगा। जबकि ये गोली तरंगार्घ, यानी जब बिंदु स्रोत जो होता है बहुत दूर हो जाता है तो गोली तरंगार्घ ही समतल तरंगार्घ बन जाता है। और ये पॉइंट आपका ए था और ये बी था, ये ए डैश था, ये बी डैश था। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? तो जो आपका समतल गोली तरंगार्घ होता है वो समतल कब बनेगा? जब बहुत दूर तक तरंगें निकलती चली। क्लियर? अच्छा, इसके बाद और क्या बताना? जो वास्तव में हमने इस बिंदु को, इन तरंगों को मिलाते हुए जो वृत्त खींचा है, इन बिंदुओं को मिलाते हुए जो वृत्त खींचा है, इन्हीं वृत्तों को हम अन्वालोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वालोप। इन्हीं वृत्तों को हम क्या बोलते हैं? अन्वालोप। अन्वालोप माने वैसे होता क्या है? बताओ, बता सकता है कोई? अन्वालोप माने होता है लिफाफा। हिंदी में अगर लिफाफा होता है तो मान लेते हैं वो लिफाफा आपका गोलीकार होता है। तो चूंकि ये भी गोलाकार है तो लिफाफा में क्या करते हो? सभी चीज़ों को समेट के रख देते हो ना। तो इसको जब आपने खींचा तो इसने किरणों को समेट करके अपने पास रख लिया है ना, इसीलिए इसको नाम हमने क्या दे दिया है? अन्वालोप। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नहीं? तो अब एक बार फिर से हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। क्या बताया? एक बिंदु स्रोत सा था, उस बिंदु प्रकाश स्रोत था, और इस प्रकाश स्रोत से किरणें चारों दिशाओं में फैल रही थी। ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और वो समान चाल से फैल रही थी। एक हमने ऐसा पृष्ठ खींचा, एक पृष्ठ हमने ऐसा खींचा जिस पर कई पॉइंट आपको तरंगों के मिल गए, 5 तरंगों, 5 पॉइंट। और इस पृष्ठ पर जितनी भी तरंगें हैं वो सब कैसी थी? कंपन की समान कला में थी। अब कंपन की समान कला का मतलब भी आप समझ चुके हो, यानी उनकी स्थिति और दिशा समान होगी। अब कंपन की जब समान कला में हैं तो इस
इस रेखा को या इस तल को क्या कहते हैं? गोली तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, अब फिर समझना, अब जो ये जितने पॉइंट आपने लिए थे, ये सारे पॉइंट किसकी तरह व्यवहार कर गए? नए तरंग स्रोत की तरह ये व्यवहार करने लग गए, यानी इनसे फिर से तरंगे निकलने लग गई। और जो ये तरंगे दोबारा निकल रही हैं, तो इन्हीं तरंगाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब क्या है, आगे की ओर जो द्वितीयक तरंगिकाएं मिल रही हैं, तो इनको जब मिलाया तो एक एनवालोप बना, पीछे की ओर जो बन रही है तो इनको मिलाया तो एक एनवालोप बना, लेकिन पीछे वाले को डॉटेज रखते हैं। ठीक है, क्यों डॉटेज रखते हैं? क्योंकि हमें आगे वाले से मतलब है, पीछे वाले से नहीं। तो इस तरीके से जब हमने मिलाया तो एनवालोप सभी के बन गए, और इसको मिलाते हुए एक और पृष्ठ हमने खींच दिया, जिसका नाम हमने ए डैश और बी डैश रखा, और इस पृष्ठ को हम कह सकते हैं द्वितीयक तरंगार्ग। अब इसी तरीके से जब फिर ये आपको पॉइंट मिल गए ना, अब फिर ये नए तरंग स्रोत की तरफ व्यवहार करेंगे तो फिर से एक तरंगार्ग बनेगा। अब फिर जब तरंगार्ग मिला तो फिर पॉइंट मिले होंगे, अब फिर बनाएंगे तो फिर एक तरंगार्ग बनेगा। तो ऐसे बनाते चले जाएंगे, और जब ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यही गोली तरंगार्ग जो है समतल तरंगार्ग की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। अब वही जो नियम है, दूसरा नियम हाइगन्स का, उसको हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हाइगन्स ने दूसरा नियम दिया? दूसरा पॉइंट हाइगन्स का दूसरा क्या है? देखो, पहला पॉइंट तो हम तरंगार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश तरंग स्रोत से तरंग निकलते हैं तो स्रोत के चारों ओर एक समान रूप से फैलने लगती हैं, ये कंपन करती हैं। ये तरंगे जिस पृष्ठ पर कंपन की समान कला में होती हैं उसे तरंगार्ग कहते हैं। तो तरंगार्ग के बारे में तो हम जान चुके हैं। इसके बाद यदि प्रकाश स्रोत बिंदुदार है, कैसा है? बिंदुदार है, तो जो तरंगार्ग होगा वो कैसा होगा? गोली तरंगार्ग होगा। ठीक, तो गोली तरंगार्ग आपको इसे ही आपको बताया। फिर जब स्रोत से दूरी बहुत अधिक हो जाती है तो तरंगार्ग कैसा हो जाता है? समतल। तो स्रोत से जब बहुत दूरी हो गई तो यही तरंगार्ग आपका समतल हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तरंगार्ग पर जो स्थित प्रत्येक बिंदु का मतलब समझ रहे हो? तो तरंगार्ग पे हमने 5 बिंदु लिए थे। तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है, नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे उत्पन्न नई तरंगे, जिससे जो उत्पन्न होती हैं नई तरंगे, उनको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे भी समान चाल से चलती हैं। ठीक है, अरे भाई, जितनी चाल से प्रारंभ में तरंगे चल रही थी उसी तरीके से तरंगे भी चलेंगी और चारों ओर फैलने लगती हैं। ठीक है, चारों ओर फैलने लगती है। फिर है, यदि किसी क्षण, फिर वो क्या लिखा है? यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को ऐसे मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एनवालोप बनेगा। बात समझना, द्वितीयक तरंगिकाओं को जब यहाँ पे हमने मिलाया, देखो ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ रही थी, इनको जब हमने मिलाया या वृत्त खींचा तो इसी वृत्त को हम एनवालोप कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई, ये आगे बढ़ रही है ना, बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं के एनवालोप को, ये एनवालोप है, को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची जाए, स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो यह एनवालोप उस क्षण नई तरंगार्ग को दिखाता। बात समझना, ये जो एनवालोप है इसको स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो ये नया पृष्ठ जो है ये नए तरंगार्ग की तरह व्यवहार करता है। तो ये तीनों बातें हाइगन्स की द्वितीयक सिद्धांत में आपको लिखनी है। ठीक है, और साथ में ये चित्र भी बनाना है। अब थोड़ी सी बात और बची है, उसको और देख लो आप लोग। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, अगर जो ये आपकी तरंग जो उत्पन्न हो रही हैं, मान लिया कि माना तरंग की चाल जो है या वेग मान लो कितना v है, कितना है? ये जो तरंग है v वेग से चल रही है। ठीक है, बात समझना, अगर ये v वेग से चल रही हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t सेकंड ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं समय? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, समझना बेटा, ये तरंग यहाँ से जो v वेग से चल रही हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय ले रही हैं? t सेकंड। ठीक है, v वेग से चल रही हैं और यहाँ से मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं z मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं z डैश। तो z से z डैश तक पहुँचने में t समय ले रहे हैं, कितना? t समय। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? तो दूरी अगर निकालेंगे तो आ जाएगी v इंटू t। आ जाएगी नहीं? बताओ भाई, अगर चाल है आपका v, समय है यहाँ तक पहुँचने का t, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? v इंटू टी नहीं हो पाएगी। अरे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी निकाला तो दूरी बराबर चाल इंटू समय नहीं हो जाएगा, और चाल आपका क्या था? v, और समय क्या होता है? t।
तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। अब एक चीज़ और समझ लो, तो ये आपका सिद्धांत पूरा हाइगन्स का हो गया। अब इस हाइगन्स के सिद्धांत की सफलताएं क्या थी, ठीक है, तो सफलता की बात करेंगे और विफलता की बात करेंगे। सफलताएं की बात करेंगे यानी किन किन बातों में सफल हुआ और किन किन बातों में असफल हुआ। तो ये पहली बात, ये प्रकाश का जो आपका परावर्तन है उसकी व्याख्या कर गया था, परावर्तन की व्याख्या कर गया। अपवर्तन की भी व्याख्या इसने कर ली, ठीक है, प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन। इसके अलावा इसने प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इनकी सबकी व्याख्या इसने कर दी, ठीक। यानी इन चीज़ों में ये आपका जो है हाइगन्स का द्वितीयक सिद्धांत जो है वो सफल हो गया। लेकिन असफल कहाँ हुआ, तो असफलता इसको कहाँ पे मिली, किन बातों को ये नहीं बता पाया। तो सबसे पहली बात, ये जो प्रकाश का ध्रुवण होता है ये नहीं बता पाया कि प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है, तो ये इसको नहीं बता पाया, ठीक है। यानी ध्रुवण की व्याख्या ये नहीं कर पाया। इसके अलावा किसकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो अगर इसकी सफलताओं के बारे में बात पूछा जाए कि इसके सफलताएं तथा विफलताएं लिखी हैं, तो आप इस तरीके से इनकी लिख दोगे, ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, अरे इस तरीके से, हाँ, तो ये सफलता के बारे में परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, व्यतिकरण सफलताएं थी। और ध्रुवण असफलताएं कौन कौन सी थी, तो ध्रुवण, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया था। तो अब ये आप पूरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। उनके सामने अगर